निर्माण कर लेते हैं। देखो हमने बिंदु नंबर 2 की बात कर ली। दूसरी बात ये है, देखो क्या है, ये रिक्त कक्षक कौन से डी कक्षक है, या मैं ऐसा कर दूं जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसके रिक्त कक्षक है वो लिगेंड के लोन पेयर। लोन पेयर का अर्थ होता है बेटा, हम बात करेंगे एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। ऐसे कक्षक हैं जिनमें दोनों इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है लेकिन वो संकरण भाग नहीं ले रहे हैं। भरे हुआ है पूरा कक्षक भरा हुआ है लेकिन संकरण भाग नहीं ले रहा है। एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त कक्षकों से अतिव्यापन, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है वो युक्त कक्षकों से अतिव्यापन करके क्या बना लेते हैं, उपसहसंयोजी बंध बना लेते हैं। जैसे मान लो बेटा अपने पास हम कहें, आपने देखा होगा लिगेंड अपने पास NH3 है। अब NH3 में नाइट्रोजन पर क्या होता है, एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। तो ये नाइट्रोजन वाला जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है वो सीधा क्या करेगा, केंद्रीय धातु परमाणु को दिया जाएगा। तो केंद्रीय धातु परमाणु का जो रिक्त कक्षक है वो इससे क्या करेगा, उपसहसंयोजी बंध का निर्माण कर लेगा। तो क्या होगा, उपसहसंयोजी बंध को क्या तीर के निशान के द्वारा दर्शाएंगे, और तीर का निशान हम जिस परमाणु तरफ तीर का निशान का मुंह होता है वो तो क्या होता है, एक्सेप्टर होता है, और जिधर से तीर का निशान जा रहा है वो होता है डोनर। तो यहाँ ये तो हो गया डोनर और ये क्या हो गया, एक्सेप्टर। डोनर का अभिप्राय हो गया दाता और एक्सेप्टर का अभिप्राय हो गया ग्राही। ये तो देने वाला है, ये तो इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाला है, और ये इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने वाला है। ठीक है, उपसहसंयोजी बंध में दाता और ग्राही दोनों परमाणु होते हैं। ग्राही कौन होता है, केंद्रीय धातु परमाणु, और दाता कौन होता है, लिगेंड। दाता कौन होता है, लिगेंड होता है, और ग्राही कौन होता है, केंद्रीय धातु परमाणु। अब देखो दाता है, इलेक्ट्रॉन युग्म प्रेजेंट है, तो ये क्या होते हैं, लुईस क्षार होते हैं। तो ऐसा करें तो लिगेंड होते हैं वो सारे के सारे लुईस के क्षार होते हैं। सभी लिगेंड कैसे होते हैं, लुईस के क्षार होते हैं। सभी लिगेंड कैसे होते हैं बेटा, लुईस के क्षार होते हैं। और जो केंद्रीय धातु परमाणु है वो सदैव किसका कार्य करता है, लुईस अम्ल का कार्य करता है। याद रख जाएगा ना, ये बात आप लोग अतिरिक्त हैं, अपने दिमाग पर रखें। लिगेंड क्या करते हैं, लिगेंड सदैव लुईस क्षार की भांति कार्य करते हैं। क्यों करते हैं, इसे पता चल रहा है कि इनके पास इलेक्ट्रॉन युग्म प्रेजेंट है, और हमने लुईस ने कहा था जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, युग्म प्रेजेंट होता है, वो क्षार होते हैं। ठीक है, ये बात अपने पास हो गई दूसरे पॉइंट की। दूसरे पॉइंट में हमने ये कहा, ये रिक्त कक्षक लिगेंडों के एलपी का मतलब लोन पेयर, जिसको हिंदी बोलते हैं एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, युक्त कक्षकों से अतिव्यापन करके उपसहसंयोजी बंध का निर्माण कर लेते हैं। उपसहसंयोजी बंध का निर्माण कर लेते हैं। ये अपना कौन सा बिंदु हो गया, दूसरा हो गया। अब देखो अपने पास बात ये करनी है कि अपने पास जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसमें जो कक्षक होता है, अबंधी कक्षक जिसे बंध बनाता है, जब तक बंध नहीं बनाया वो बनाएगा, वो क्या आंतरिक होता है। क्या होता है, आंतरिक होता है। देखो बिंदु नंबर 3 की चर्चा कर लेते हैं। वो ये है केंद्रीय, कौन, केंद्रीय जो परमाणु है, धातु है, केंद्रीय धातु के अबंधी मतलब जो बंध नहीं बना रखे हैं, बंध बनाएंगे लेकिन पहले से बंध नहीं बना रहे। अबंधी इलेक्ट्रॉन है, अबंधी इलेक्ट्रॉन आंतरिक, अबंधी इलेक्ट्रॉन आंतरिक कक्षकों में उपस्थित होते हैं। आंतरिक कक्षकों में उपस्थित होते हैं। आंतरिक कक्षकों में क्या होता है बेटा, आंतरिक कक्षकों में क्या होता है, उपस्थित होते हैं। किसमें होते हैं, आंतरिक कक्षकों में उपस्थित होते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉनों का युग्मन है, क्या लिखेंगे, इनमें इलेक्ट्रॉनों का युग्मन, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन क्या है, हुंड नियम के अनुसार
किया जाता है, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन किसके अनुसार करेंगे? हुंड नियम के अनुसार किया जाता है। किसके अनुसार? हुंड नियम के अनुसार। और यदि प्रबल लिगैंड उपस्थित होते हैं, प्रबल लिगैंड उपस्थित होते हैं, तो अपने पास जो लिगैंड है वो प्रबल है, तो उनका युग्मन है, प्रबल लिगैंड उपस्थित होते हैं तो उनका युग्मन हुंड नियम के अनुसार, हुंड नियम के अनुसार नहीं होता है, या हुंड नियम के विपरीत होता है, हुंड नियम के विपरीत होता है। देखो इस लाइन में दो तीन बातें इंपोर्टेंट कही है। इस लाइन में दो तीन बातें इंपोर्टेंट ये हैं। पहले देखो, ध्यान देना, आपने ये कहा केंद्रीय धातु परमाणु के अबंधित इलेक्ट्रॉन, अबंधिका जो बंध नहीं बना रखे हैं, जो बंध बनाएंगे, अभी तक बंध नहीं बना रखे लेकिन बनाएंगे, वो क्या है? आंतरिक कक्षक में उपस्थित होते हैं। कहां उपस्थित होते हैं? आंतरिक कक्षक में उपस्थित होते हैं, अंदर के कक्षकों में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनमें इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हुंड के नियम के अनुसार होगा। अब हुंड का नियम क्या है ये मैं बता देता हूं आपको। और प्रबल लिगैंड की उपस्थिति में हुंड के विपरीत होता है। प्रबल और दुर्बल लिगैंड की कहानी भी आपको मैं बता देता हूं। देखो हुंड का नियम, पहले हम बात करेंगे हुंड का नियम। देखो बेटा, हुंड का नियम आपने 11वीं क्लास में बड़े विस्तार से आपने पढ़ा था। हुंड के नियम को आपको 11वीं क्लास में बड़े विस्तार से पढ़ाया गया था, आपने विस्तार से पढ़ा था। उसमें क्या कहा गया था कि जब समान ऊर्जा वाले कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिया जाता है, जब समान ऊर्जा वाले कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिया जाता है, तो उसके पश्चात ही युग्मन किया जाएगा। पहले युग्मन नहीं करना है। कहने का मतलब ही, जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनों को कक्षकों में भरेंगे या कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को दर्शाएंगे, उस समय पहले समान ऊर्जा वाले एक कक्षक है, उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। उसके पश्चात उनका क्या होगा? युग्मन होगा। जैसे मान लो मैं कहता हूं ऑक्सीजन परमाणु की बात कर लेता हूं। ऑक्सीजन कितने नंबर पर बेटा? 8 नंबर पर है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, पहले कोष में 2, 2s2, दूसरे कोष में 2 और 2p4। बेटा दूसरा कोष यहाँ का ये कोष आ गया। दूसरे कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है और पहले कोष में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखो पहला कोष तो पूरा बराबर बेटा, इसको बनाने की जरूरत नहीं है। दूसरा कोष S में अपने पता है एक ही कक्षक होता है, P में अपने पता है 3 कक्षक होते हैं। ठीक है, ये तो हो गया 2s और ये क्या हो गया 2p, 3 कक्षक है। इसको क्या बोलेंगे? 2p अक्ष, इसको बोलेंगे 2p y और इसको बोलेंगे 2p z। हालांकि z बीच में आता है लेकिन हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन अलग। अब इन तीनों कक्षकों की ऊर्जा क्या है? समान है। ये तो अलग हो गया, इन तीनों की ऊर्जा क्या है? समान है। तो समान ऊर्जा वाले कक्षकों को समरस कक्षक कहा जाता है। समान ऊर्जा वाले कक्षकों क्या बोलते हैं? समरस कक्षक कहा जाता है। ये कैसे कक्षक है? सारे तीनों के तीनों ये है समरस कक्षक हैं। समरस कक्षक वाला जिनकी ऊर्जा क्या रहती है? समान। जिनकी ऊर्जा कैसी रहती है? समान रहती है, वो कक्षक कैसे कहलाएंगे? समरस कक्षक ही कहलाएंगे। इनमें इलेक्ट्रॉन बनना है। आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 4। कितने हैं? 4। ठीक है, आपको पता है एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। एक कक्षक कितने भरेंगे? 2 इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा। ठीक है, लेकिन ध्यान दें आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो आप क्या करोगे? पहले एक फिर एक फिर एक, क्योंकि समान ऊर्जा वाले हैं, समान ऊर्जा वाले हैं और समान ऊर्जा वाला को होने क्या आता? पहले एक एक इलेक्ट्रॉन का युग्मन करो या पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरो, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरो। तो आपने क्या किया? पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब चौथा का इलेक्ट्रॉन है वो पहला कक्षक है, उसमें क्या करेगा? युग्मन करेगा। ये तो हुंड नियम की पालना हो रही है। अगर इसको ऐसा को नहीं हम तो ऐसा भरेंगे 1 2 3 4, ये हम हुंड नियम लागू
नहीं हो रहा है। यहाँ हुंड नियम लागू नहीं है, केवल इसमें क्या है, हुंड नियम की पालना हो रही है। अब इसमें कहा कि पर्पल लिगेंड, अब पता कैसे चलेगा अपने को पर्पल है या दुर्बल लिगेंड है? आपको पता कैसे चलेगा ये पर्पल लिगेंड और ये दुर्बल लिगेंड है? बेटा याद रखना होगा। अब याद कितने बड़े लिगेंडों में लिस्ट कैसे याद रखें कि ये तो इधर वाले तो पर्पल है, इधर वाले दुर्बल है? नहीं, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, मात्र 4 नाम याद रखने। क्या याद रखने? 4 नाम याद रखोगे तो आप आसानी से कह दो ये पर्पल है और ये दुर्बल है। वो 4 नाम कौन कौन से याद रखना? अपने पास एक तो लिखना, आपको याद करना है H2O। एक तो क्या H2 यानी जल, ये जिसका एक भाग बोलते हैं। एक इसी का भाग है OH माइनस, जिसको हाइड्रोक्सी या हाइड्रोक्सो बोला जाता है। एक है ऑक्सीलेटो OX, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीलेटो या मैं कहता हूं C2O4 माइनस, ऑक्सीलेटो या ऑक्सीलेट। और एक अपने पास याद रखना है हैलोजन या हैलाइड। ये 4 अगर लिगेंड याद है तो आप दुर्बल और प्रबल की कहानी आसानी से रख सकते हो या याद कर सकते हो। क्या 4 याद हो जाएंगे? क्या ये 4 लिगेंड याद हो जाएंगे बेटा? लिगेंड 4 याद कर लोगे, सिंपल सी बात है। कौन कौन से जरा देखो, आम बंद करके रिवाइज करो। हैलोजन, अक्समान सारे हैलाइड आ गए, क्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड आ गए, सारे क्लियर। उसके बाद में H2O वाटर हो गया, एक्वा जिसको बोलते हैं अपनी भाषा में वो आ गया। उसके बाद OH जिसको हाइड्रोक्साइड बोलते हैं या हाइड्रोक्सो लिखते हैं अपने लिगेंड की भाषा में, यानी उससे यौगिकों में हाइड्रोक्सो लिखा जाएगा, वो आ गया। और एक आ गया C2O4 माइनस, जिसका नाम है ऑक्सीलेटो। जिसका नाम क्या है? ऑक्सीलेटो। 4 लिगेंड को छोड़कर बाकी सब प्रबल हैं। ये तो कैसे हैं? दुर्बल लिगेंड है, दुर्बल लिगेंड है। ये तो कैसे हैं? दुर्बल लिगेंड है। इन 4 के अलावा चाहे कोई भी आ जाए, चाहे इन 4 के अलावा कोई भी लिगेंड प्रेजेंट रहे, आपको उसको क्या बताना है? प्रबल लिगेंड है। क्या बताना है? प्रबल लिगेंड है। आपको 4 नहीं, अब 4 में देखो, इसको भी आप कह सकते हैं अक्ष का मतलब क्या होता है? M C N B R और I, ये होता है, ठीक है ना। तो इनके अलावा यानी अक्ष H2O OH माइनस और ऑक्सीलेटो, ये तो चारों कैसे हैं? दुर्बल लिगेंड है। कैसे लिगेंड है? दुर्बल लिगेंड है। याद रखना, कुछ नहीं करना, आपको केवल 4 लिगेंड याद रखने हैं। अगर ये 4 लिगेंड याद है तो चाहे जैसा भी यौगिक आ जाए, आप उसकी विधि समझा दोगे पूरी, क्लियर। उसके लिए हम जान रहे हैं कि पॉइंट जानते जा रहे हैं। बात समझ में आ गई? दुर्बल लिगेंड कौन कौन से हैं? अक्ष माइनस, H2O OH माइनस, C2O4 माइनस। लिख लो, याद करना, दिमाग में लिख लो अपने कि इनको अपने को याद ही रखना है, ठीक है। ये हो गए दुर्बल। अगर ये प्रेजेंट है तो हुंड नियम की पालना होगी, ये प्रेजेंट है तो हुंड नियम की पालना होगी, युग्मन नहीं होगा। और अगर ये प्रेजेंट नहीं है, पर्पल ये प्रेजेंट, तो हुंड नियम के विपरीत बढ़ जाएंगे, पहले ही क्या हो जाएगा? युग्मन हो जाएगा। अगर जैसे मान लो यहाँ पर अगर पर्पल ये इलेक्ट्रॉन नहीं बदलता, इसमें नहीं आता, युग्मन हो जाता, ठीक है ना। ये बात अपने को करनी थी पॉइंट नंबर 3 में। अपने विभिन्न के 3 पॉइंट हो गए। पहला हुआ था sp_d कक्षक d2 उपलब्ध कराता है तो संकृत कक्ष में बदल जाता है, निश्चित ज्यामिति बना लेता है, ठीक है। दूसरा हुआ था इलेक्ट्रॉन युग्म के अतिव्यापन कर लेंगे और अपने पास उपसर्ग से बंद करा देंगे। तीसरा हुआ अपने पास कि अबंधी कक्षक आंतरिक भाग में प्रेजेंट होते हैं, जो क्या है? लिगेंड से अतिव्यापन करके क्या बनाते हैं? उपसर्ग से बंध का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है ना। ये बात अपने पास हो गई। अब अपने पास इंपोर्टेंट बात नंबर 4 है, चौथा बिंदु है जो सबसे इंपोर्टेंट है, अपने को वेरी वेरी इंपोर्टेंट याद रखना है। हालांकि इतना हार्ड नहीं है, लेकिन अपने को फिर भी याद रखना है। अगर जिनके 3 नियम याद है बेटा, वो आसानी से चौथा नियम इजी वे में याद कर सकता है, समझ सकता है चौथे नियम को कि वो क्या नियम है। देखो कैसे, उम्मीद कर रहा हूं आपके मेरी भाषा समझ में आ रही है। अगर फिर भी नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि अगली क्लास में हम और भी अच्छी तरह से यानी और भी अच्छी लैंग्वेज का प्रयोग कर सकें, इजी भाषा का प्रयोग कर सकें और भी, ठीक है। चलो अब देखो बिंदु नंबर 4 की बात करते हैं। चौथी बिंदु 4 नंबर पॉइंट क्या है? वो यह है, यदि केंद्र धातु अपने बाहरी कोश के डी कक्ष को उपयोग करता है संकरण में, यानी मेरे कहने का मतलब ये है, ध्यान देना, आप लिखोगे यदि
केंद्रीय धातु। यदि केंद्रीय धातु अपने बाहरी कोश के डी कक्षकों का उपयोग संक्रमण या मैं कहूं कि संकरण के लिए करता है, उपयोग संकरण के लिए करता है, तो ऐसे संकुल यौगिकों को उच्च चक्रण संकुल क्या कहेंगे? उच्च चक्रण संकुल या फिर बाहरी चक्रण संकुल या बाहरी चक्रण संकुल कहा जाता है। देखो ध्यान देना, पहला, यदि केंद्रीय धातु अपने बाहरी कोश के डी कक्षकों का उपयोग संकरण के लिए करता है, यदि केंद्रीय धातु अपने बाहरी कोश के डी कक्षकों का उपयोग संकरण के लिए करता है, तो ऐसे संकुल यौगिकों को उच्च चक्रण संकुल या बाहरी चक्रण संकुल कहा जाता है। इसके विपरीत चलिए 5 नंबर में क्या लिखेंगे? यदि केंद्रीय धातु अपने आंतरिक कोश के डी कक्षकों का उपयोग संकरण के लिए करता है, तो ऐसे संकुल यौगिकों को निम्न चक्रण संकुल या आंतरिक चक्रण संकुल कहा जाता है। क्लियर? अपने पास 2 बिंदु हो गए। पहला, अगर आंतरिक डी कक्षक भाग ले रहा है तो निम्न चक्रण संकुल, और बाहरी डी कक्षक संघ में भाग ले रहा है तो उच्च चक्रण संकुल कहा जाएगा। ठीक है? अब देखो अपने पास बात ये आती है कि अगर हमारे पास संकरित कक्षकों में, यदि संकरित कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, तो संकुल अनुचुंबकीय और अनुपस्थित हैं, तो प्रतिचुंबकीय होते हैं। मेरे कहने का मतलब ये इंपोर्टेंट बिंदु है, आप आसानी से हल कर लोगे। यदि संकरित कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन में दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं लेकिन एक ही प्रेजेंट है, तो संकुल अनुचुंबकीय, और अगर नहीं प्रेजेंट है तो क्या वो संकुल प्रतिचुंबकीय होते हैं। ठीक है? और चुंबकीय आघूर्ण का मान, चुंबकीय आघूर्ण है, चुंबकीय आघूर्ण को हम क्या है म्यू द्वारा व्यक्त करेंगे। इसका मान हम लिखेंगे n को प्लस n कोष्टक n + 2 Bn। इस फॉर्मूले की सहायता से हम चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात कर सकते हैं। इस फॉर्मूले की सहायता से
हम चुंबकीय आघूर्ण के मान ज्ञात कर सकते हैं, चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो ध्यान देना, यहाँ N बराबर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यहां n बराबर क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। यहां n बराबर क्या होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ठीक है, ये अपना क्या है, चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला। कई दफा बेटा इस पर से सवाल पूछ लेते हैं कि चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला लिखिए, तो वहां पर कंफ्यूज होता है, यहाँ एक लिखूं या दो लिखूं। कई बुकों में क्या होता है, बाय मिस्टेक यहाँ पर एक भी लिखा था, लेकिन सही उत्तर आते हैं यहाँ पर n कोष्टक n+2 पूरे के अंदर रूप लगा रहता है, उसी फॉर्मूले की सहायता से सही उत्तर आते हैं। हमने पूरे 6 नियम जाने, वीपीटी के 6 नियम जान लिए, 6 नियमों को आपको रिवाइज करना है। उसके बाद में हम एग्जाम्पल की सहायता से, हम एग्जाम्पल के द्वारा पूरी वीपीटी को समझाया जाएगा। आप लोग एक बार 6 नियमों की रीडिंग लगाएं, ठीक है। अगली क्लास में आपको एग्जाम्पल की सहायता से ये 6 नियम दोबारा से याद दिलाए जाएंगे, एग्जाम्पल की सहायता से समझाया जाएगा, और साथ में वीपीटी पर से कैसे सवाल आते हैं उनके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।